कहते हैं जिनकी किस्मत अच्छी होती है वो मिट्टी में भी हाथ डाले तो सोना निकल आता है। ऐसी ही कहानी है इस लड़के की जिसका नाम है टिड्डा, जिसकी उम्र तो 20-21 साल की है, लेकिन हरकतें अभी भी छोटे बच्चों जैसी थी। गांव के बाहर बने कच्चे मैदान में एक लंबा दुबला लड़का टिड्डा छोटे बच्चों के साथ कबड्डी खेल रहा था। तभी पीछे से एक आवाज गूंजी, ओ टिड्डा, अरे टिड्डा, तुझे तेरे पिताजी बुला रहे हैं। टिड्डे ने मुड़कर देखा तो उसके पिताजी पंडित जी आ रहे थे। अबे ओ नालायक, सारी उम्र छोटे बच्चों के साथ ही खेलता रहेगा क्या? कुछ सोचा है जिंदगी में क्या करना है? मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, कल को अगर मर गया तो क्या करेगा? टिड्डा सकपका गया। वो धीरे धीरे पास गया। आज से तू मेरे साथ बैठेगा, ज्योतिष और वैद्य का काम सीखेगा। अगर कोई दवा लेने आए तो कम से कम कुछ तो जानता हो। टिड्डा ने धीरे से सिर हिला दिया। अगले दिन से वो अपने पिता के पास बैठने लगा। एक औरत अपने बीमार बेटे को लेकर वैद्य जी के पास आई। लड़का बुखार में तप रहा था। वैद्य जी ने नब्ज देखी और बोले, चिंता की कोई बात नहीं है, निमोनिया है। थोड़ा शक्कर और थोड़ा शन्नई मिलाकर पिला देना। शुरुआत में दस्त तो होंगे, लेकिन बच्चा ठीक हो जाएगा। टिड्डा ने ध्यान से दवा सुनी और मन में रख लिया, शक्कर और शन्नई, शक्कर और शन्नई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगली ही सुबह टिड्डा के पिता को दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने दुनिया छोड़ दी। टिड्डा बिलख पड़ा। काश पिताजी के जीते जी मैंने कुछ सीख लिया होता, वो सही कहते थे। कुछ दिन बाद गांव का एक आदमी टिड्डा के पास आया। अरे टिड्डे, तेरे पिताजी इतने बड़े वैद्य और पंडित थे, कुछ तो सिखाया होगा उन्होंने। टिड्डा ने सिर झुकाकर कहा, हाँ कुछ तो सिखाया है। तो फिर तू क्यों नहीं उनका काम संभालता? उनके पुराने ग्राहक तो आएंगे ही, धीरे धीरे सीख जाएगा। टिड्डा को बात जम गई। अगले दिन उसने पिताजी की पुरानी दुकान खोली और पंडित जी की गद्दी पर बैठ गया। उसी दिन एक कुम्हारन आई। पंडित जी, मेरी मदद करो, मेरा गधा खो गया है। वही एक गधा था जिससे मैं अपना गुजारा करती थी। टिड्डा चौंका। ये तो पहली बार कोई गधा ढूंढने आया था। उसने पूछा, तुम्हारा गधा कितना बड़ा था? हुजूर, जवान था, एकदम तगड़ा गधा था। टिड्डा सोच में पड़ गया। तगड़ा गधा है तो दवा भी तगड़ी होनी चाहिए। किंतु टिड्डा सिर्फ एक ही दवाई के बारे में जानता था, शक्कर और शनाही। उसने आत्मविश्वास से कहा, एक काम करो, 4 चम्मच शक्कर और 4 चम्मच शन्नई मिलाकर पी जाओ, गधा खुद ब खुद मिल जाएगा। कुम्हारन सिर झुकाकर चली गई और दवा पी गई। कुछ ही देर में, हाय दैया, इस पंडित ने मुझे क्या पिला दिया? पेट में गुड़गुड़ हो रही है, लगता है जंगल जाना पड़ेगा। वो लोटा लेकर जंगल की ओर भागी। दिन भर यही सिलसिला चलता रहा, घर जंगल फिर जंगल। आग लगे इस टिड्डे पंडित को, क्या खिला दिया, पेट रुक ही नहीं रहा। लेकिन जैसे ही रात को वो फिर जंगल गई, उसकी नजर एक पेड़ के नीचे खड़े गधे पर गई। अरे मेरा गधा! वो खुशी से पागल हो गई। टिड्डा पंडित ने तो कमाल कर दिया। अगर ये दवाई न पीती तो जंगल आती ही नहीं और गधा नहीं मिलता। कुम्हारन खुशी से नाचती हुई गांव लौटी और गली गली चिल्लाने लगी, जय हो टिड्डा पंडित की, जय हो टिड्डा पंडित की। धीरे धीरे ये खबर रानी के राजमहल तक पहुंच जाती है। रानी एकता अपने कक्ष में आराम कर रही है। तभी दासी धीरे धीरे उनके पास आती है। महारानी, गांव में एक बड़ी अद्भुत बात हुई है। कुम्हारन कहती है कि एक पंडित जी ने उसके खोए गधे को खोजने का उपाय बताया और सचमुच गधा मिल गया। क्या?
गधा मिल गया, वो भी उपाय से। कौन है ये पंडित? नाम है टिड्डा पंडित। अब तो गांव में सभी लोग उन्हें अंतर्यामी बाबा कहने लगे हैं। बुलाओ उस कुम्हारन को, मैं स्वयं जानना चाहती हूँ कि ये टिड्डा पंडित कौन है। कुम्हारन दरबार में आती है, सिर झुकाए हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। ये टिड्डा पंडित जिसकी तुम इतनी जय जयकार कर रही हो, आखिर है कौन? महारानी, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं। वो अंतर्यामी हैं, उनसे कुछ नहीं छुपा है। ऐसा है तो हमें भी टिड्डा पंडित से मिलना चाहिए, शायद हमारी भी कोई परेशानी वो सुलझा सके। अवश्य महारानी, मैं तो कहती हूँ अगर कोई आपकी चिंता दूर कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ टिड्डा पंडित ही है। अगले दिन टिड्डा पंडित को रानी के महल में बुलाया जाता है। टिड्डा घबराया हुआ रानी के सामने खड़ा था। तभी रानी बोलती है, पंडित जी, मैं बहुत दुखी हूँ। महारानी, जो सेवा हो सके बताइए। मेरा विवाह इस राज्य के राजा भोजराज से हुआ था, पर पता नहीं किसने उन्हें ये भरम दिया कि उनकी पत्नी कुरूप है और उन्होंने बिना मुझे देखे ही मेरा त्याग कर दिया। 1 साल हो गया, उन्होंने आज तक मेरा चेहरा नहीं देखा। वो दूसरी रानी के साथ दूसरे महल में रहते हैं। मेरे पास सब है, धन, वैभव, सेवक, पर पति नहीं है। ऐसी पत्नी को क्या सुख। टिड्डा ये सब सुनकर सन्न रह जाता है और मन ही मन सोचता है, यार, ये तो बहुत भारी केस है। राजा और रानी का मामला है, मतलब दवाई भी सुपर पावर वाली होनी चाहिए। किंतु उपाय हो या औषधि, टिड्डा को तो बस एक ही औषधि का ज्ञान था और वो थी शक्कर और शहनाई। फिर वो तुरंत गंभीर मुद्रा बनाकर बोलता है, आप बिल्कुल चिंता ना करें महारानी, अब आपकी परेशानी मेरी परेशानी है। जैसा मैं कहूँ वैसा करिए। मैं तैयार हूँ पंडित जी, जैसे आप कहे वैसा करूंगी। बस किसी भी तरह मेरे राजा मुझसे मिल जाए तो मैं आपका ये ऋण जीवन भर नहीं भूलूंगी। तो सुनिए, आपको 1 कटोरी शक्कर और 1 कटोरी शन्नई मिलाकर एक बार में पीनी है। बस फिर देखिए, राजा स्वयं आपके पास आएंगे। रानी वैसा ही करती है। दवा पीते ही उन्हें भयानक दस्त लगते हैं। महल में हड़कंप मच जाता है। अरे बचाओ, महारानी की हालत बहुत बिगड़ गई है। रानी शैया पर पड़ी है, अत्यंत कमजोर, होंठ सूखे, आंखें पतराई हुई। राजा को संदेश भेजो, कह दो रानी अंतिम समय में उन्हें देखना चाहती है। राजा भोजराज को संदेश मिलता है। वो चौंकते हैं। क्या रानी मर रही है और मैंने उन्हें कभी देखा तक नहीं? चलो, कम से कम अंतिम दर्शन तो कर ही लो। राजा राजमहल में आते हैं। पहली बार रानी एकता का चेहरा देखते हैं। ये तो अपूर्व सौंदर्य है। मुझे मूर्ख बनाया गया। कितनी बड़ी भूल की मैंने। राजा तुरंत वैद्यों को बुलाते हैं। यदि रानी को कुछ हुआ तो कोई वैद्य नहीं बचेगा। वैद्य उपचार करते हैं। रानी को धीरे धीरे आराम आता है। महाराज, ये सब टिड्डा पंडित की कृपा है। अगर वो ना होते तो शायद आज मैं आपको देख भी नहीं पाती। टिड्डा पंडित कौन है ये? वही जिनकी कृपा ने मुझे आपसे मिलवाया। वो कुम्हारन ठीक कहती थी, टिड्डा पंडित अंतर्यामी है। अगर वो इतने पहुंचे हुए हैं तो मैं भी उनके दर्शन अवश्य करूंगा। एक बार फिर से राज्य में टिड्डा पंडित की जय जयकार हो जाती है। टिड्डा पंडित जी की जय जयकार हो। जय हो टिड्डा पंडित की। जय हो टिड्डा पंडित की। फिर राजा और रानी एक दूसरे के साथ राजमहल में रहने लगते हैं। किंतु राजा की दूसरी पत्नी तारा को ये बात हजम नहीं होती। रानी तारा के पिता भी अब बड़े राज्य के राजा थे। जब ये खबर रानी तारा अपने राजदूत के द्वारा अपने पिता के पास पहुंचाती है तो महाराज भोजराज से गुस्सा हो जाते हैं। महाराज, एक बुरी खबर है। आपके दामाद भोजराज अब रानी एकता के साथ रह रहे हैं।
तारा रानी को अब कोई पूछता भी नहीं। क्या हमारी बेटी का ये अपमान? अब भोजराज को सबक सिखाना ही पड़ेगा। सेनापति, युद्ध की तैयारी करो। सुबह तक उनकी राजधानी पर आक्रमण कर देना चाहिए। दूसरी तरफ जब ये बात राजा भोजराज पर पहुंचती है तो वो चिंतित हो जाते हैं। महारानी तारा के पिता कनक एक विशाल राज्य के राजा हैं। उनकी सेना से युद्ध में जीतना हमारे लिए संभव नहीं, क्योंकि उनकी सेना हमारी सेना से 2 गुनी है। अगर वो कल सुबह तक आक्रमण करने वाले हैं तो हमारे 1 लाख सैनिक उनके 2 लाख सैनिकों से कैसे मुकाबला कर पाएंगे? महाराज को परेशान देखकर रानी राजा से कहती है, यदि आप मेरी माने तो ऐसे समय में हमें टिड्डा पंडित से मदद लेनी चाहिए। वो बहुत महान पंडित है। वो जरूर ऐसे समय में कोई अच्छा उपाय बताकर हमारी रक्षा करेंगे। रानी की बात सुनकर महाराज भोजराज तुरंत टिड्डा पंडित को बुलाने का आदेश देते हैं। टिड्डा पंडित महाराज के सामने उपस्थित होते हैं। महाराज उन्हें सारी बातें बताते हैं, जिसे सुनकर टिड्डा पंडित हैरान हो जाता है और सोचता है, अरे अब क्या करूं? ये मामला तो बहुत ही बड़ा है। ऐसा कुछ होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और फिर टिड्डा पंडित कुछ सोचने लगता है और कुछ देर बाद बोलता है, महाराज, आप पूरे राज्य की शक्कर और पूरे राज्य की शन्नई खरीद लीजिए। उन सबको घोंटकर युद्ध शुरू होने से पहले अपने सैनिकों को पिला दो। राजा ऐसे ही करता है। वो पूरे राज्य की शक्कर और शनाई लाने का आदेश देता है। दूसरी तरफ राजा जनक ने अपने गुप्तचर को भेजकर पता लगाया कि राजा भोजराज के पास कितनी सेना है। गुप्तचर राजा जनक को बताते हैं, महाराज, राजा भोजराज के पास अधिक से अधिक 1 लाख की सेना है। हमारी 2 लाख की सेना उन्हें कुचल कर रख देगी। ठीक है, आज रात ही हमारी 2 लाख की सेना भोजराज के राज्य पर कूच करेंगी। राजा जनक और उनकी सेना राजा भोजराज के राज्य पर कूच कर देती है। उधर भोजराज अपनी पूरी सेना को शक्कर और शनाई पिला देता है, जिससे उसकी सेना को जबरदस्त दस्त लग जाते हैं। जब राजा जनक की सेना भोजराज की सेना के सामने पहुंचती है तो देखती है कि राजा भोजराज की सेना में खलबली मची हुई थी। तो राजा भोजराज का सेनापति कहता है, आपने हमारे राज्य पर सुबह से पहले आक्रमण किया है। ये हमारी सेना के शौच का समय है। धर्म के अनुसार जैसे ही हमारी सेना शौच से निवृत्त हो जाएगी, हम तब युद्ध प्रारंभ करेंगे। किंतु जब तक हमारी सेना अपने शौच कार्य में लगी है, मैं चाहूंगा आप तब तक विराम करें। चलो ठीक है, हम तुम्हारी सेना के शौच से निवृत्त होने का इंतजार करेंगे। सुबह से पहले का घनघोर अंधेरा छाया हुआ था और सभी सैनिकों का हाल बुरा हो जाता है। वो शौच करके वापस आते और फिर उन्हें दस्त लग जाते और फिर दौड़ के वो जंगल की तरफ जाते, फिर वापस आते और फिर दौड़ कर वो जंगल की तरफ जाते और फिर वापस आते। ये सिलसिला बहुत देर तक चलता रहता है। अंधेरे में सैनिकों को आता जाता देखकर राजा जनक हैरान हो जाता है और वो अपने गुप्तचर को बुलाकर कहता है, गुप्तचर, तूने कहा था 1 लाख की सेना है। ये तो 5 लाख से अधिक लग रहे हैं। अब तक कोई निवृत्त भी नहीं हुआ। महाराज, शायद मैंने गलत आकलन कर लिया था। तब तो भागो यहाँ से, इससे पहले कि ये निवृत्त हो जाएं और तलवारें उठा लें। राजा जनक और पूरी सेना उल्टे पांव भाग खड़े होती है। राजा जनक को सेना के साथ भागता हुआ देखकर राजा भोजराज हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, ये तो सच में चमत्कार हो गया। मैंने आज तक इससे महान किसी पंडित को नहीं देखा है। टिड्डा पंडित सच में महान है और अंतर्यामी है। और सभी सैनिक भी इसे टिड्डा पंडित का चमत्कार समझकर चिल्लाने लगते हैं, टिड्डा पंडित की जय, टिड्डा पंडित की जय, टिड्डा पंडित की जय, जय हो टिड्डा पंडित की। जहाँ टिड्डा पंडित का नाम चारों दिशाओं में गूंजने लगा था, वहीं महल के अंदर कुछ दरबारी और मंत्रीगण जल भुन कर खाक हो रहे थे। भाइयों, ये टिड्डा पंडित कोई ज्ञानी वानी नहीं है, बस किस्मत का धनी है, समझे। हर बार किसी संयोग से बच निकलता है।
सही कह रहे हो विष्णुदत्त जी। पिछले युद्ध में भी अरे दस्त करा दिए सैनिकों को। ये कोई विद्या है क्या? और अब राजा उसे महाज्ञानी कहने लगे हैं। मैं तो कहता हूं अब बहुत हुआ। अगली सभा में राजा के सामने इसकी पोल खोलूंगा। देखता हूं कब तक किस्मत इसकी रक्षा करती है। आखिर है तो ये टिड्डा ही ना, कूदता बहुत है लेकिन पकड़ में आएगा एक दिन। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको टिड्डा पंडित की ये कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें। और अब मंत्री विष्णुदत्त क्या चाल चलेगा? क्या टिड्डा पंडित अगली बार भी अपनी किस्मत से बच पाएगा? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि अगला भाग होगा और भी मजेदार।